नमस्कार दोस्तों। अब जब हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं शुरू हो गई। कुरुक्षेत्र के बाद दूसरी उनकी कल गोहाना में सभा थी। आने वाले दिनों में उनकी सभाएं और होंगी। तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में भीड़ कम हो गई है? क्या प्रधानमंत्री मोदी का असर हरियाणा में इतना कम हो गया है कि जिस प्रधानमंत्री की रैली में या सभा में अपार भीड़ जुटती थी, कई किलोमीटर तक का जाम लग जाता था, उस प्रधानमंत्री की सभा में जो कल गोहाना में हुई और इससे पहले जो एक सप्ताह पहले कुरुक्षेत्र में हुई, उसमें भीड़ के नाम पर इतने कम लोग थे जितनी भीड़ किसी भी शहर में या उस इलाके के बड़े नेता की सभा में होती है। पंडाल के भीतर कुछ हजार लोग। और इसकी तुलना मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री की सभाएं ही इतनी बड़ी सभाएं हुई है, जिससे तुलना में देखेंगे तो लगेगा कि क्या प्रधानमंत्री का असर हरियाणा में इतना कम हो गया है और इसका असर क्या आने वाले चुनाव के नतीजों के वक्त दिखेगा। लोकसभा चुनाव में हमने देखा 10 सीटों वाले हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी को मिली, आधा। लेकिन इसी हरियाणा में उससे पहले 10 की 10 सीटें लोकसभा में थी। 40 सीटें बीजेपी ने जीती। कैसे सरकार बनाई आप जानते हैं। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, अगर खुद प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में भीड़ हुई, इसका क्या मतलब है और क्या ये बीजेपी के लिए कोई बुरा संदेश है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं जींद में, हरियाणा में अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं। कल गोहाना जाना चाहता था, जा नहीं पाया। एक रैली कल और हुई थी जींद के ऊंचाना इलाके में, जिसमें मायावती और इंडियन नेशनल लोक दल के जो नेता है अभय चौटाला, उनकी सभा थी, रैली थी। जबरदस्त भीड़, मैं कहूंगा कई किलोमीटर तक वाहन का काफिला, गाड़ियों का काफिला था और पंडाल जितना बड़ा था अनाज मंडी में, उससे कई गुना ज्यादा लोग बाहर थे सड़कों पर और दूर दराज के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे। एक भीड़ वो जो मायावती और लोकदल की सभा की, और एक भीड़ वो गोहाना में जिसमें जैसा कि मैंने कहा भीड़ बहुत कम थी। तो क्या ये कम भीड़ होना किसी तरह का संदेश है क्या? इसको समझने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरियाणा के हैं, लगातार घूमते रहते हैं। इको आ रहा है बार-बार, आपको कहता हूँ। रविंद्र सिंह शौरान साहब जो अभी हिसार में हैं, और दूसरे हेमंत अत्री साहब जो रोहतक में हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हरियाणा को मैं मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो हेमंत अत्री साहब आपसे। क्या जो तस्वीरें मैंने देखी कल देर शाम को, क्या ये भीड़ कम होना प्रधानमंत्री की सभा में किसी तरह का संदेश या संकेत है? और अगर जींद में, ऊचाना में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या वो मान लें कि वो उनके लिए कोई अच्छा संकेत है? कैसे देखते हैं आप इसको? ये स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये हेमंत अत्री साहब ने भेजी है, जो गोहाना की कल की सभा की तस्वीर है। कल की सभा का वीडियो सही कह रहे हैं हेमंत अत्री जी, साहब? बिल्कुल, बिल्कुल, पंडाल है बिल्कुल। और जी, इससे बड़ा पंडाल या इससे ज्यादा लोग मैंने कल देखा ऊचाना की सभा में, जैसा कि मैंने कहा मायावती और उनकी भी। और वो भी खास बात कि मोदी की सभा के लिए आसपास के 1.5 दर्जन इलाकों के उम्मीदवार और उनकी सीटों के जो दावे उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनके समर्थकों के जत्थे भी पहुंचे हैं। हेमंत अत्री साहब। धन्यवाद अजीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जनसभा थी, इसको रैली नहीं कह सकते आप। रैली वो थी जो आपने कल जींद में देखी, उचाना में देखी। एक बेसिक डिफरेंस ये है। दूसरी बात जो आपने कहा कि यहाँ पर कितनी कंस्टिट्यूएंसी के लोग थे, तो इसमें 1/4 हरियाणा कवर हुआ था। 22 कंस्टिट्यूएंसी इसमें थी, जो इस रैली के अंदर जो मंच पे जो कैंडिडेट्स थे बीजेपी के, और 6 जिलों के कैंडिडेट थे। और वो 6 जिले कौन से हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जिले जाटलैंड के थे और 1 जिला रेवाड़ी का था। आपके दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं, सोनीपत, रोहतक, जींद, पानीपत, झज्जर और रेवाड़ी, इन 6 जिलों की 22 कंस्टिट्यूएंसीज के जो कैंडिडेट्स थे वो मंच पर थे। इसका मतलब उन कंस्टिट्यूएंसीज की रैली थी। अब आपने कहा कि साहब भीड़ का पैमाना, आपको याद होगा जो 2013 में जब प्रधानमंत्री ने जो चुनाव अपना लॉन्च किया था एक्स पीएम कैंडिडेट, 2013 के अंदर 15 सितंबर को रेवाड़ी की वो रैली याद होगी आपको, जिसमें लाखों लाख लोग आए थे। भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी। और अगर कल की रैली को आप देखेंगे जो कल गोहाना में हुई है, ये उसका 1/10 भी नहीं थी। 1/10 ऑफिशियली जो चेयर्स लगाई गई थी वो केवल 10,000 थी जो टेंट में लगी है। और आप कहें तो मैं उसकी डायमेंशन भी दे सकता हूँ। सवाल इसमें यह है अजीत जी कि जो ये रैलियां जो होती हैं हरियाणा में ट्रेडिशनली, एक रैली आपने कल देखी, उसका मोबिलाइजेशन देखिए आप क्या था। उसमें गांव की महिलाएं, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें बड़े व्हीकल। और ट्रेडिशनल हमारी रैलियां ऐसी ही होती हैं। रैली एक चुनाव के दौरान एक उत्सव नुमा चीज है, जिसको आप सेलिब्रेट करते हुए, गीत गाते हुए, बड़े चाव के साथ अपने नेताओं को सुनने के लिए जाते हैं। एक वो जो पारंपरिक रैलियां है।
और एक मैकेनिकल रैलियां हैं जिसको आप जनसभा कहिए, जो कल गोहाना में थी, वहां पर कोई भी आपको ट्रैक्टर ट्रॉली एक भी नजर नहीं आएगा। वहां पर कारें नजर आएंगी, लग्जरी कारें नजर आएंगी, और आपको बसेस नजर आएंगी। आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च को एक गुड़गांव में रैली की थी। पूरे हरियाणा की 2,500 रोडवेज की बसें उसके लिए एंगेज कर रखी थी, और सारी बसें खाली बसती हुई गई थी। जिसके बाद शाम को ही मनोहर लाल जी की छुट्टी हो गई, नायब सिंह सैनी सीएम बनाए गए थे। बेसिकली क्या है अजीत जी, हरियाणा के अंदर जो ये रैलियां होती हैं, ये एनवायरमेंट बिल्डिंग का एक पार्ट है। किसी भी जब चुनाव में आप चलते हैं आगे, तो जो माहौल बनाने की वो प्रक्रिया, उसमें आपकी स्ट्रेंथ है ये, कि आपकी ताकत देखिए, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस चुनाव के अंदर अगर आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव में, आपने 14 तारीख को आपने चुनाव में रैली देखी कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की। वहां उस दिन हालांकि बारिश हो रखी थी, कीचड़ था उस ग्राउंड में, उसके बावजूद भी 5,000 की भीड़ थी, 3,000 कुर्सियां थी, 2,000 लोग खड़े हुए थे, 2,500 सिक्योरिटी वाले लोग थे। इसमें हमारी चर्चा भी हुई। कल की तो जो रैली थी, ये तो वो है जो हार्टलैंड है हरियाणा का। यहाँ पर तो कितनी बड़ी बड़ी रैलियां आपने हुई हैं, आप कल्पना ही कर सकते हैं। मैं तो 96 से देख रहा हूँ, जब सीताराम केसरी आए थे, कल अपनी चर्चा भी हो रही थी कि वहां पे एक रैली हुई थी, पानीपत, गोहाना, जींद, उचाना, ये तो रैलियों जी की बेल्ट है, रोहतक। तो कल की जो रैली है, उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी का जो ग्रास रूट पे वोटर से कनेक्ट है, वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है, और लोग नहीं आ रहे हैं, चल के मोबिलाइजेशन नहीं है। एक दूसरा, ट्रेडिशनली आप देखेंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास कभी भी कोई क्राउड पुलर लीडर कभी भी नहीं था। वो हमेशा अपने जो एलाइज थे उनके सारे चलते थे, कभी चौटाला साहब के साथ, कभी बंसीलाल जी के साथ। 2013 में ये पहली बार हुआ कि मोदी जी एक क्राउड पुलर के रूप में बीजेपी में हरियाणा में अवतरित हुए, जो पहली रैली रिवाड़ी जिसका हमने जिक्र किया। अब जब भी मोदी जी आते हैं, तो वो रैलियों में, जो रैली जिसको कहते हैं जनसभा कहिए, उसकी जो भीड़ है वो लगातार कम होती जा रही है। और भीड़ में आता कौन है, ये जानना बड़ा जरूरी है। हरियाणा के अंदर जो रैलियों में भीड़ आती है, वो सबसे बड़ा वर्ग है किसान का, सबसे बड़ा वर्ग वही आते हैं, वही माहौल बनाते हैं। दूसरा वर्ग है जवान का, युवा, यूथ के मोबिलाइजेशन। आपको ध्यान होगा 2013 से अब तक मोदी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यूथ है। यूथ को जो बड़े बड़े 2 करोड़ रोजगार के सपने दिखाए गए थे, वो सारी बातें हुई थी। इन दोनों वर्गों का बीजेपी से कटना, उसका परिणाम है जो कल आपने गोहाना के अंदर देखा। ना जी तो कोई किसान दिखा आपको, ना ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखी, ना कोई यूथ दिखा, ना कोई जोश दिखा। और प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उसको भी अगर आप देख, जो प्रधानमंत्री का टिपिकल स्टाइल है आक्रामकता का, और एकदम वो सारी ऑरेटरी, जैसे ही वो हरियाणा में आके भीड़ देखते हैं, नेता का पैर उठता है भीड़ के ऊपर। और जब भीड़ नहीं दिखी तो नेचुरली उनका मोराल भी डाउन हो जाता है। कुछ वो अमेरिका से आए थे, जेट लग वगैरह भी रहा होगा, ऐसी बात, एज भी है। लेकिन कुल मिलाकर के जो जी भीड़ का पैमाना अगर आप देखेंगे, तो बीजेपी जितनी रैली आपने कल उस भीड़ में देखी जनसभा, उतनी जनसभाएं आप हरियाणा में किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी की देख सकते हैं, रोज हो रही हैं। आपकी इच्छा, आप कहीं भी चले जाइए, उससे ज्यादा भीड़ आपको मिल जाएगी, चाहे वो नहीं, किसी भी मैं पार्टी की थोड़ा सा इससे अपनी असहमति दर्ज करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर इलाके में जो जनसभा हो रही है उसमें उतनी भीड़ है। मतलब कोई कैंडिडेट की जनसभा में उतनी भीड़ होने का कोई औचित्य नहीं बड़े है। लीडर की बात, मैं बड़े हाँ, लीडर की बड़े बात कर लीडर रहा में हूँ। बड़ा होगी, लीडर जब भी लेकिन जहां मैं जाता इसको है, इतना भी कम नहीं आंकता हूं। मैं उनको किसी दूसरे लीडर से तुलना करने की बजाय मैं सीधे प्रधानमंत्री की सभाओं की भीड़ जो अतीत में हुई, और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी सभाओं में भीड़ की जो अपेक्षा है, भीड़ का जो पैमाना है, मैं उसी पैमाने पर मानता हूं कि भीड़ कम थी। मैं, और दूसरा एक पैमाना मेरे सामने है जो कल उचाना में मायावती और अभय सिंह चौटाला की सभा हुई, जिसमें मैं गया था, गोहाना में गया नहीं। वहां मैंने देखा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक, बल्कि ज्यादा शायद, और मैं 1 घंटे जाम में फंसा रहा, जबकि मायावती ने बोलना शुरू किया था और मैं जल्दी वहां से निकलना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं 3 घंटे फंस सकता हूं। तो जैसे उनका स्पीच शुरू हुआ, मैं निकला कि मैं मोबाइल पे देख लूंगा, लेकिन फिर भी 1 घंटा फंसा। और 2 किलोमीटर तक दोनों तरफ सड़क बंद, उसमें सैकड़ों जीपें, कारें, गाड़ियां, ट्रैक्टर, सब कुछ, इसमें कोई शक नहीं। शक्ति प्रदर्शन बहुत मजबूती के साथ अभय चौटाला और इन लोगों ने किया। रविंद्र सिंह चौहान, आप इस पैमाने को कैसे देखते हैं, दोनों भीड़ के संदर्भ में? लोकसभा चुनाव का नतीजा हमने देखा, और क्या इसको, और ये भी होता है एक बात कि कई बार कहीं सभाओं में बहुत भीड़ होती है और नतीजे उलट हो जाते हैं। वो भी मैंने देखा है 2015 के चुनाव में, जब मोदी जी की सभाओं में इतनी भीड़ होती थी, इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा, जहां वो 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं, नारे लगते थे, लेकिन वहां सीटें उनकी शायद 57 के आसपास थी। तो वो भी होता है। कैसे देखते हो रविंद्र सिंह चौहान? जी नमस्कार। बिल्कुल सही आपने बोला सर।
ये प्रधानमंत्री की जो पुरानी हरियाणा में रैलीज हुई हैं, ये उसकी पेल शेडो है। हरियाणा में रैलीज का इतिहास थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिरसा से लेके और ये जो सोनीपत, रोहतक और दादरी या तक की जो बेल्ट है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आमतौर पर अपनी रैलियां करती हैं। जीटी रोड की तरफ पॉलिटिकल पार्टीज रैली करने से बचती हैं, क्योंकि वहां पर भीड़ कम रहती है कंपैरेटिवली, और वहां के लोगों को अगर वहां रैली करनी है तो भी भीड़ आपको इसी इलाके से लेके जानी पड़ती है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती है कि सिरसा से चरखी दादरी के बीच में रैली करें, क्योंकि यहाँ पर किसान वर्ग थोड़ा सा आक्रामक है, ज्यादा एग्रेसिव है और पॉलिटिकली भी मोर अवेकन्ड है, अवेयर है। किसानों का आंदोलन के लिए भी ये जमीन माकूल है, तो इस लिहाज से रैलीज भी हमेशा यही करते रहे। और इसी इलाके में चौधरी देवीलाल ने जब अपनी रैलियों की शुरुआत की थी, तो उनमें इसी इलाके से उनको सेंस मिलती थी, ताकत मिलती थी, इसलिए रैलीज का कंपैरिजन यहां पर किया जाता है। और देवीलाल परिवार की एक सालाना रैली तो समझिए 25 सितंबर को होती ही है, जो इसी लेवल की होती है, क्योंकि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है। तो उस दिन आप महीनों से तैयारी होती है, 3-4-5 महीने पहले से तैयारी होती है। बिल्कुल सही बात है, तैयारी होती है। तो बिल्कुल तैयारी हुई है इसकी भी, और वो हर बार रैली करते हैं, हर बार एक बड़ी कामयाब रैली करते हैं। और रैलियां इसके पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी हुई हैं, वो बड़ी अच्छी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली को फीका कहना इसलिए हमारी मजबूरी है कि वहां पर पीएम की रैली हमने लाखों की भीड़ में देखी है सर। बिल्कुल, हरियाणा की जमीन पर भी हमने लाखों की प्रधानमंत्री ने तो ढेर सारी रैली की हैं, 3 रैलियां लोकसभा चुनाव में भी की थी, उसके पहले भी कितनी सारी रैलियां की हैं, और उन रैलियों में हमने खूब भीड़ देखी। लेकिन इस बार जब पंडाल के भीतर एक रैली कर दी, उसको सीमित कर दिया, पिछली कुरुक्षेत्र की रैली से तो दोगुनी भीड़ थी, 5,000 से तो बढ़ के 10,000 हो गई। लेकिन सर 22 विधायकों के लिए 10,000 की भीड़ क्या है? उस लिहाज से हम लोगों का आकलन यह है कि वो रैली फ्लॉप है। अब इतनी 10,000 15,000 की रैली हरियाणा के लिहाज से, इस इलाके के लिहाज से एक असफल रैली है। और इतनी बड़ी रैली कई बार जो बागी उम्मीदवार होते हैं वो भी कर दिया करते हैं सर। तो इसलिए हम लोग कोई प्रधानमंत्री को कमजोर आंक रहे हैं या उनकी रैली को फ्लॉप इसलिए बता रहे हैं, वो रीजन नहीं है। लेकिन हरियाणा में रैली जो है, अगर गोहाना जैसे कि आप बैठे हैं जींद में, इसी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का ही एक विधानसभा है गन्नौर। अब गन्नौर में जब उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने, तो उसके अपने को कहीं वीडियो फुटेज मिले तो देखेंगे, उसमें 10 से 15,000 लोग वहां पर शामिल थे। बहुत भीड़ थी, हजारों की संख्या में गाड़ियां थी। और इसी तरीके से यहीं पे आप जहां बैठे बड़ौदा, वो भी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहां पर भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कपूर नरवाल ने जब अपना नॉमिनेशन डाला। तो इस तरह से यहां पर भीड़ का पैमाना इसलिए है कि लोगों की साइकी पर असर करता है डायरेक्टली, कि उसके पीछे इतने लोग आए, इतनी गाड़ियां आई कि गाड़ियों की लाइन 1 घंटे तक खत्म नहीं हुई, आधे घंटे तक लाइनें चलती रही। तो उस वजह से लोगों को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा भीड़ की जरूरत पड़ती है, तभी बड़ी रैलियां यहां पे की जाती है। आज उसका आकलन हम लोग करेंगे कंपैरिजन जब राहुल गांधी की रैली होगी। राहुल गांधी की जो रैली होने वाली है असंध में, असंध मूल रूप से वो इलाका है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज प्राथमिकता नहीं देती रैली करने की, लेकिन बावजूद उसके उस इलाके में रैली की है। और शैलजा के नजदीक का इलाका है, शैलजा जो है उनके कैंडिडेट हैं वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर इस बात का एहसास हमको होगा कि राहुल गांधी की रैली में कितना करंट रहेगा, लोगों में कितना हुजूम उमड़ता है, उस बात से उसका अंदाजा लगेगा। लेकिन पीएम की रैली को असफल बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें उतनी नफरी नहीं आई जितनी की उम्मीद थी। इसके पहले प्रधानमंत्री लाखों की रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, और इस रैली से जिस तरह की एक मोमेंटम गेन करने की कांग्रेस बीजेपी को उम्मीद रही होगी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। और एक और बात, इससे बड़ी रैली अमित शाह की हुई है सर, हमको वो भी तस्दीक करनी पड़ेगी। लोहारू में जो रैली उन्होंने की थी, वो प्रधानमंत्री की दोनों रैलियों से बड़ी थी, क्योंकि वो इलाका किसान बहुल्य है, वो इलाका वो है जहां पर आमतौर पर रैलीज लोग करते हैं, और उस इलाके में भीड़ आ जाती है, गोहाना में भी आ जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग नहीं आना चाहते। अब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ तो इतने सारे सर्वेज हुए हैं, उसमें भी गिरा है हरियाणा में, हमने भी कई सारे सर्वेज देखे हैं, वो लगातार गिरता जा रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए कुछ फ्रेश ऑफर करने के लिए बचा नहीं है सर। जितनी सारा उन्होंने भाषण दिया, अब उनके भाषण पॉलिटिकल रैली के हों, यूनाइटेड नेशंस के हों या पार्लियामेंट हाउस के भीतर हों, बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है। अगर वो फेसबुक के दफ्तर में जाके बोलते हैं तो भी आप डिसाइफर कर सकते हैं कि वो किस पर अटैक कर रहे हैं।
कहने का मतलब यह कि कोई ऐसा नयापन उनके रैली में भाषण में नहीं बचा, और ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी का इतना माहौल है कि लोगों को इतनी बात की दिक्कत है, तकलीफ है कि पीएम के पास बोलने के लिए नथिंग न्यू टू ऑफर, उस तरह की दिक्कत आ गई। और फिर दिक्कत एक और है कि प्राइम मिनिस्टर मुद्दों पर तो बोल ही नहीं रहे ना सर। जिन मुद्दों को लेके आज हरियाणा की जनता आक्रोशित है या उनको फेस करना पड़ रहा है, उनमें तो पूरे 1 घंटे के भाषण में 10 मिनट भी वो चर्चा नहीं करते हैं। अब जो लोकल इश्यूज हैं उनमें से किसी पर भी वो बात नहीं करना चाहते। अब एक दिन पहले, प्रधानमंत्री की रैली से एक दिन पहले, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने एक मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या था? डंकी का, बेरोजगारी का। उसमें प्रधानमंत्री तो नहीं बोल पाए सर कुछ भी। लोगों को तो उसी बात की उम्मीद थी। आज हरियाणा का जो करनाल इलाका है जहां पर यह रैली होने वाली है, वो आज जलंधर से भी बड़ा कबूतरबाजी का अड्डा बन गया। हिंदुस्तान का नंबर 1 बन गया, पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। वहां पर लोगों को, हम और आपको अगर मैं पूछूं कि सर 10वीं के बाद क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे 11वीं, और वहां आप जाके पूछेंगे 10वीं के बाद क्या करते हैं, तो बोलेंगे आइलेट्स, विदेश जाना चाहते हैं। इसके अलावा पढ़ाई नहीं बची है सर उस इलाके में। तो उस इलाके में इतना बड़ा उन्होंने मुद्दा उठाया। एक परिवार से मिलने के लिए डंकी के जो विक्टिम थे वहां गए, और प्रधानमंत्री उस पर खामोश रहे। पीएम ने उस पर एक बात भी नहीं बोली। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं, और पीएम से जो उम्मीद थी, जो अपेक्षा थी, वो अपेक्षा उन्होंने पूरी नहीं की। और इसी वजह से मुझे लगता है उनका ग्राफ लोकप्रियता का कम हुआ है, घटा है, और वो पूरे देश में हुआ है। खाली हरियाणा में हुआ ऐसा नहीं है, वो पूरे देश में घटता चला जा रहा है। उनकी रैलियों में वो उत्साहित भीड़ नहीं आती। अब जो भीड़ आई, अभी 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 अगली सभाओं की तारीख तो शायद आई नहीं है कि अगली, मेरे ना ख्याल से 28 2 को आ रैली रहे हैं शायद और करनी चाहिए मेरे ख्याल 28 से को उसको। हिसार में आएंगे, 28 को हिसार में आ रहे हैं सर। ओ 28 को हिसार में, और अभी तो 28 का मुझे पता है, 28 एक और होगी इसके बाद, तो मेरे ख्याल एक से रैली और। 4-5 करेंगे कम से कम। क्या बोल रहे हैं अत्री साहब? 2 को पलवल में आ रहे हैं, 2। हाँ, 2 को 4 पलवल। रैलियां होनी है सर, 2 हो चुकी, 2 और होंगी। हाँ, तो वही उन्होंने सारा रीजन दरअसल कवर किया। जाट बेल्ट में अभी किया, गोहाना, रोहतक, सोनीपत को, जीटी रोड में कुरुक्षेत्र में किया, हिसार में करेंगे तो उधर का जो एरिया हिसार सिरसा उस एरिया को एड्रेस करेंगे, और पलवल की तरफ करेंगे तो मान लीजिए अहिरवाल और ये सब को एड्रेस करेंगे। इस तरह से उनकी प्लानिंग होगी शायद, यही अगर तो। मैं सही अब कर रहा हूँ। 22 विधायकों की, 23 विधायकों की 2 रैलियां उन्होंने की हैं। लगभग 45 विधायक की उन्होंने कवर कर दी। तो सर 45,000 तो कम से कम लोग होने चाहिए दोनों रैलियों में मिला के। अब उससे कम रैली तो कामयाब रैली की श्रेणी में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हिमाचल प्रदेश में अगर ये रैली होती तो मानते कि अच्छी रैली थी, क्योंकि वहां पहाड़ी इलाका है, लोग कम आते हैं। जहां पे आज बैठे हैं आप हिमाचल में, तो वहां लगता कि भीड़ कम है। हिमाचल में? अरे पीछे भाई, पहाड़ दिख रहा है सर आपके? मैं जींद में बैठा हूँ। जींद में पीछे पहाड़ दिख रहा था, मुझे लगा आप हिमाचल है। मजे ले रहे हो आप। और इतनी गर्मी थी कल, इतनी गर्मी, इतना उमस। मैं तो उसमें जो उचाना की रैली में इतनी उमस कि हमारे तो एक सहयोगी उपेंद्र बैठे हैं, वो बेहोश होते होते बचे गर्मी और पसीने में। मैं तो कई बार गर्मी में बहुत परेशान होता हूँ, तो सामने वाला को माइक दे देता हूँ कि 1 मिनट माइक पकड़ो, और ऐसे पसीना पोंछता हूँ, इतनी उमस और गर्मी। तो आपको हिमाचल दिख रहा है, अच्छी बात है। पीछे शीशा है और मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ जींद में। तो ये दोनों रैलीज में मिला के भी उतनी भीड़ नहीं आई सर, और इस वजह से बीजेपी के लिए तो देखिए थोड़ा सेटबैक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की रैलीज एक ऐसा पॉइंट बीजेपी के लिए होती है जहां से वो अपना पूरे इलेक्शन का मोमेंटम सेट करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। लेकिन पीएम की रैलीज अगर इस तरह की होगी जिनमें जो सरकार के चाहने वाले अखबार या टेलीविजन चैनल्स हैं वो भी कोई टेक अवे लेके ना जा पाए, वो भी उस रैली को बड़ा ना बता पाए, तो जाहिर है चिंता की बात, चिंता की लकीरें फिर बीजेपी के नेताओं पर आएंगी। और ऊपर से फिर खट्टर जिस पार्टी के सदस्य हों, जो हिसार में जहां पर प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, वहां पर अपने एक समर्थक को, आपने वीडियो जरूर देखा होगा, वो कहते हैं कि वो ये नहीं कहते कि तुम मत बोलो, वो ये नहीं कहते कि तुम गलत बोल रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो, वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब बाहर चले जाओ, अब बाहर कर दिया उसको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सर हिम्मत जैसे शब्द की प्रयोग तो करने से बचना ही चाहिए पॉलिटिशियंस को, क्योंकि हिम्मत और पर जो वो कार्यकर्ता जो हिसार का वीडियो है, उसमें वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो कह रहा है कि यहाँ बीजेपी हारेगी, सरकार भले ही बन जाए। तो एक वो वर्कर है बीजेपी का, वर्कर है, जिसको निकाल बाहर किया। और खट्टर के इसी रवैये से लोग नाराज हैं कि जिस तरह से उन्होंने लोगों से बात की, जो बिहेवियर था, बदसलूकी थी, और इसी वजह से बीजेपी ने या मोदी जी ने हटाया। मंचों पर नहीं दिख रहे, सभाओं पे भी में भी नहीं दिख रहे, कल भी नहीं थे, वो छोटी सभाएं अलग कर रहे हैं, कल भी नहीं थे, फोटो ही नहीं है सर। और हिम्मत की जो उन्होंने बात की ना सर, मैं फिर उसी बात पे, सर हिम्मत देना ही तो सरकारों का काम है ना सर। आम आदमी को सबसे पहली जिम्मेदारी तो सरकार की हिम्मत देने की है ना।
कि आप सरकारों से सवाल पूछो। संविधान यही तो कहता है कि एम्पावर किया जाएगा एक आम आदमी को। वो एम्पावरमेंट की बात अगर लड़के ने कर दी तो सरकार को दिक्कत क्या है सर उसमें? सरकार को तो खुश होना चाहिए कि हमने ऐसा शासन दिया कि आज आम आदमी सरकार से प्रश्न पूछ रहा है। उनको इस बात पे ईगो हर्ट हो रही है कि हमसे सवाल कैसे पूछ लिया। तो इस तरह की बातों को तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई अच्छी नजर से नहीं देखेगा सर। इसलिए दिक्कत आ रही है हुकूमत को, और इसलिए जी खट्टर साहब को बंद कमरों में उन लोगों के साथ बैठक करनी पड़ रही है, बुद्धिजीवी बना के, जिनको कहते थे कि इस हरियाणा में तो इसके ऊपर के लोगों का माला खाली है। हम्म अब उनको बुद्धिजीवी दिख रहे हैं सर वहां पे। हम्म। चलिए हेमंत अत्री साहब, एक खट्टर फैक्टर, एक तो मोदी जी की सभाओं में भीड़ का कम होना, जो हम लोगों ने बात की कल की रैली में भी, और गोहाना, अब हमारी नजर भी होगी कि पलवल और सिरसा में क्या होता है। लेकिन और दूसरी बात, खट्टर से इतनी दूरी बना लेना कि जिसने 9.5 साल सरकार चलाई, मोदी जी के पुराने क्या कहें, दोनों के गर्दिश के दिनों के भी साथी हैं, शुरुआती संघर्ष के दिनों के भी साथी हैं, और उनसे किनारा कर लेना, मंच पर ना होना, इसको बीजेपी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कोशिश कर रही है, शीर्ष नेतृत्व खट्टर को पीछे करके और सैनिक को आगे करके। लेकिन खट्टर इस तरह के कहीं बयान दे रहे हैं या अलग सभाएं कर रहे हैं, तो क्या वो जो गड्ढा हुआ है उसकी वजह से, या जो एक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं अजीत जी, उल्टा है। अभी तो मनोहर लाल जी खड्डे खोदने में लगे हुए। अगर आपने उनका परसों का अंबाले का भाषण सुना हो, अंबाला के अंदर जब अनिल विज के वहां कंस्टिट्यूंसी में गए थे वापस में, वहां उन्होंने एक भाषण दिया। आपको मैंने कल वीडियो भेजा था, अगर आपको ध्यान हो तो पड़ा होगा आपके पास। उसमें वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, अभी भी नहीं मान रहे। 2 दिन पहले जो कंगना रनावत ने कहा, उसका तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाई थी। और ऊपर से मनोहर लाल ने अंबाला में फिर जाकर के कह दिया कि हम इस समस्या को, जो बॉर्डर की समस्या है, इसको सुलझाने ही वाले थे। और लेकिन इसमें आप भी समझिए कि जो बॉर्डर से परली तरफ बैठे हैं वो किसान नहीं है, कोट एंड कोट। ये वीडियो है आपके पास। अब अजीत जी एक बात आइए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को वोट ना भी दे तो कम से कम पैसिफाई करने की कोशिश कर सकती है कि भाई, उसने जो कंगना ने किया उससे तुरंत डिस्टेंस किया बीजेपी ने हरियाणा में। और मनोहर लाल जैसा एक्स डिप्टी एक्स चीफ मिनिस्टर 9.5 साल का, वो इस तरह की बात कर रहा है। ये मोदी को अपनी इच्छा से उनको दूर नहीं करना पड़ा, मोदी की ये मजबूरी हो गई। वरना ऐसा हो जाता है कि मोदी की स्टेज पर मनोहर लाल की हुटिंग होती, आप निश्चित मान के चलिए। और मोदी बड़े समझदार इस मामले, क्योंकि रिपोर्ट आईबी की भी आती है, सारी बात है। तो एक बात आई है, मोदी की सरकार में अजीत जी 8वें नंबर के मंत्री हैं मनोहर लाल जी, 8वें नंबर के इन ऑर्डर ऑफ ओथ। और उनका एक प्रोटोकॉल भी है। और पहली जो रैली थी वो तो कुरुक्षेत्र में थी, और उसमें करनाल जो पार्लियामेंट है इनकी मनोहर लाल जी की, वो भी कवर्ड थी। उसके बावजूद भी मनोहर लाल जी को डिस्टेंस पे रखा गया, ही वाज केप्ट एट ए बे। और अब जो है कल की रैली थी उसके अंदर भी, और कल की रैली का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बता दूं आपके दर्शकों के लिए, रोचक है कि कल जब प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे थे, वो जनसभा कर रहे थे सॉरी, गोहाना के अंदर, उस समय माननीय मनोहर लाल जी नारायणगढ़ में, जो इनकी नायब सिंह सैनी की पुरानी कंस्टिट्यूंसी 2014 की, उसके अंदर मिलन पैलेस में, मिलन पैलेस है नारायणगढ़ में, वहां पर अपने 300-400 समर्थकों को इकट्ठा कर रखा था उन्होंने, जिनको बुद्धिजीवी कह रहे हैं आजकल। और उसके साथ में ही एक जगह है ग्राम देवता का, उसको खेड़ा बोलते हैं, एक जगह है ग्राम देवता के बैंकेट हॉल में मनोहर लाल जी 300 आदमियों की विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री गोहाना में और मनोहर लाल जी 300 आदमियों की रैली कर रहे थे वहां पे। तो इस चीज को आप एक तरीके से देखिए कि जिस व्यक्ति ने 9.5 साल शासन किया, उसको, मनोहर लाल जी सबसे प्रिय में से एक है। आपको ध्यान होगा उनको बदला भी तो अगले ही दिन इस्तीफा दिलवा के उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की घोषणा की गई है जी। हालांकि लोकसभा चुनाव बहुत दूर था, तो प्रधानमंत्री ने तो अपनी तरफ से उनको सम्मान और मान देने में कोई कसर छोड़ी नहीं। और एक एज ए सीजन्ड पॉलिटिशियन, अगर मनोहर लाल बीजेपी की मदद करने की स्थिति में नहीं है तमाम कारणों से, तो कम से कम उनको ये सेल्फ गोल जो वो अंबाला में करते घूम रहे हैं, या जो हिसार में अपने ही वर्कर को धक्के मरवा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो आज का जो माहौल आप देख रहे हैं, जिसके कारण आपको ये बहस करनी पड़ रही है, चर्चा करनी पड़ रही है कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई कारण है तो मनोहर लाल जी है, उनका व्यवहार है। हरियाणा के किसी एक वर्ग का नाम बताइए, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, आपसे ज्यादा एक्टिव कौन था उसमें? उस टाइम मनोहर लाल जी का भाषण याद है आपको? क्या कह रहे थे चर्चा में अपने? लठ उठा लो। अपने समर्थकों को लठ उठाने की बात कोई मुख्यमंत्री सोच सकता है क्या? एक संवैधानिक पद पे शपथ लेकर के आप बैठे हुए हो, मनोहर लाल जी ने कहा लठ उठा लो। एक बात, थोड़े दिन जेल में रहोगे, उसके बाद सारे नेता बन जाओगे। ये कैमरे पे है अजीत जी, मैं वर्बली वैसे नहीं कह रहा आपको, हवाई नहीं, कैमरे पे। उसके बाद एक महिला कहती है,
जिनका जनता दरबार टाइप जनसंवाद जो चलाया था, आपको ध्यान होगा लोकसभा से पहले, रन अप टू लोकसभा, एक महिला ने हाथ जोड़ के ये कहा, ग्रामीण महिला ने, कि साहब हमारे यहाँ एक फैक्ट्री लगवा दीजिए, कुछ बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो इसके तो तमाम जवाब हो सकते हैं ना अजीत जी। उन्होंने शायद कह दिया चांद पर भेज दूंगा, ऐसा कुछ। उन्होंने कहा कि अगला चंद्रयान आएगा तब उसमें तुमको भेज देंगे। आप सी द लेवल ऑफ एरोगेंस, इसको अहंकार से अगर कोई बड़ा शब्द होता है अजीत जी तो वो, उसको भी छोड़ दीजिए आप। एक तो है व्यक्तिगत व्यवहार, दूसरा करनाल के अंदर आप अब जब घूमेंगे तो एक बार करनाल में जाके आइएगा, जो करनाल में बीजेपी के टॉप लीडर्स भी है ना, अगर मनोहर लाल जी करनाल के दौरे पे होते थे और किसी को मिलना है तो अपॉइंटमेंट से मिलना पड़ता था उनके टॉप वर्कर्स को, नंबर 1, और अपॉइंटमेंट 10 आदमियों की मिलेगी, और अपॉइंटमेंट कौन देगा, उनके चारों तरफ का जो भी स्टफ है जो आज साइड लाइन हो गया। तो ही वाज मोर ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, लेस ऑफ ए पॉलिटिशियन, फॉरगेट अबाउट बीइंग सीएम। और चंडीगढ़ में उनके घर में जाके देख लीजिए आप, जो मोदी का स्टाइल है कि कोई फटक नहीं सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, सेम वाज द केस इन चंडीगढ़ ऑल्सो। नायब सिंह सैनी ने, देखिए जो बात है सबकी कहनी थी, नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री का आवास खोला आम जनता के लिए, इसमें कोई शक नहीं। रात को 1-1 बजे तक दरवाजा खुला, लोग गए। मनोहर लाल का तो दिन में भी बंद होता था, आप जाके दिखाइए, परिंदा पर नहीं मार सकता। तो बेसिकली क्या है कि जो आइवरी टावर्स में जो रहने का जो एक स्टाइल था, वो बीजेपी को आज महंगा पड़ रहा है। और कोई भी वर्ग आंदोलन, देखिए किसी भी प्रदेश में आंदोलन होते हैं, लोग अपनी मांग करते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप, कोई एक वर्ग बताइए, सरपंचों से लेकर के आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर के टीचर से लेकर कोई एक वर्ग जिसको लठ ना लगे हो चंडीगढ़ में या लठ ना लगे हो करनाल में, तो ये क्या बात है? किसी को तो बख्श देते मनोहर लाल जी। तो आज उसका जो फॉल आउट है, उसके परिणाम आप देख रहे हैं, जिसको मोदी जी चाहकर भी उन गड्ढों को भर नहीं रहे, और मनोहर लाल जी अब भी ताजे खड्डे खोद रहे हैं। 2 दिन में 2 खड्डे खोदे, हिसार की बात की आपने, अम्बाड़ा में देख लिया, और अभी तो 7-8 दिन और पड़े हैं, पता नहीं किसको क्या बोलाएंगे। तो उनको तो बेहतरी ये हो कि दूर कर लें, हरियाणा से ही बाहर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हरियाणा से बाहर तो उनको ले ही गए मोदी जी वैसे। लेकिन आखिरी सवाल रविंद्र सिंह सेवरान, जैसे ये एक धारणा रही है 10 सालों में कि कहीं अगर बीजेपी कमजोर भी होती है, नैरेटिव कमजोर भी होता है, या उस तरह से मोमेंटम नहीं होता है, या उस तरह से बीजेपी की का माहौल नहीं बनता दिखता है, तो मोदी जी की जब रैलियां शुरू हो जाती है उससे वो नैरेटिव बदल जाता है, मोदी जी की रैलियों या सभाओं से माहौल बदल जाता है और उनकी रैलियां दिशा बदल देती है चुनाव को। हालांकि लोकसभा चुनाव में हमने यूपी से लेकर हरियाणा तक में नुकसान देखा। तो क्या इन सभाओं में भीड़ का कम होना, या अगर आप लोग उसको फ्लॉप मान रहे हैं, उन्हीं की भीड़ के पैमाने पर रखते हुए, क्योंकि उनकी भीड़ सभाओं में इतनी होती रही है, तो इसका मतलब ये है कि मोदी अब अपने नाम के साथ, कई बार माना यह जाता है कि राज्य के चुनाव में भी मोदी जी अपने कंधे पर चुनाव ले लेते हैं और ढो लेते हैं चुनाव को, माना जाए कि वो असर अब पूरी तरह से जनता उस असर से बाहर निकल रही है, उसकी बहुत गुंजाइश नहीं दिख रही है कि मोदी जी सभाएं करके हरियाणा के नतीजों की दिशा बदल देंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा फैक्टर नहीं बच गए हैं, और खास तौर पर विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव तक लोग फिर भी उनको प्रशंसा करते थे, उनके प्रशंसक थे। लोगों ने मोदी के नाम पर हरियाणा में भी वोट डाला, और जो हरियाणा में बीजेपी की कामयाबी है उसमें एक फैक्टर मोदी का भी रहा, जातिवाद भी फैक्टर रहा, लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर मोदी का, उनका करिश्मा लगाइए या उनका जो लोग उनके प्रशंसक हैं, वो एक बड़ा फैक्टर उसमें रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव में मोदी पिछली बार भी कोई बड़ा फैक्टर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जहां जहां पर रैलियां की, उनमें से अधिकांश सीटों पर बीजेपी हारी। और उसका बड़ा एग्जाम्पल बबीता फोगाट का है, जहां पर वो इलेक्शन की रैली करने गए थे और वो हार गए। इस तरह से कई सारी सीटें हैं जहां पर मोदी रैली करने गए, और जो लोकसभा चुनाव में पिछली बार 2019 में जहां 58% मार्जिन का वोट परसेंट बीजेपी लेने में कामयाब रही थी, वो कितना ज्यादा 36% पे झटके आ गया था। 20% का गिरावट तो बहुत बड़ी है। जबकि प्रधानमंत्री तब भी लगातार रैलियां हरियाणा में कर रहे थे, और अब तो प्रधानमंत्री बहुत देर से हरियाणा में आए हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आए। इसके पहले कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा नहीं जहां पर पीएम लोकसभा विधानसभा चुनाव की घोषणा से महीना 2 महीना भर पहले रैलियां शुरू ना कर देते हैं। और तो इसलिए ये इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि उनके पास भी तमाम रिपोर्ट्स हैं, और हरियाणा में उनकी लोकप्रियता जिस तेजी के साथ घटी है, पिछली बार भी घटी थी, इस बार और गिरावट उसमें आई है। इस वजह से शायद वो अपने ऊपर हार का ठीकरा नहीं पड़वाना चाहते, और उनकी रैलियों से कोई मोमेंटम गेन होगा, इस बात की तस्दीक मुझे लगता है बीजेपी ने भी कर ली होगी कि उसका कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं।
शायद इसीलिए उनकी रैलीज को सीमित किया गया है। नहीं तो विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि बंगाल के चुनाव में तो ऐसा विशेष तौर पर एक कार्यक्रम किया गया था कि बांग्लादेश तक में जाके उन्होंने रैली की थी और उसका असर बंगाल के चुनाव पर पड़े। वो भी तब जब उन दिनों में उस इलाके में कैंपेन खत्म हो गया था, जहां पर वो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई सीमा थी, जिन विधायक सीटों पर इलेक्शन था। तो इस तरह का इलेक्शन हमने देखा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का कोई यहाँ पर ज्यादा असर दिख नहीं रहा और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी चिंता की लकीर बीजेपी के लिए है कि मोमेंटम बीजेपी का इलेक्शन का अगर देखिए अभी तक 16 अगस्त को घोषणा हुई थी, उस दिन से लेकर हम लोग करीब 1 महीना आगे चले गए हैं सर। 1 महीने में बीजेपी का मोमेंटम केवल एक चीज से थोड़ा सा गेन होता हुआ दिखा, वो भी कांग्रेस से उनको लेना पड़ा, शैलजा का। शैलजा के अलावा बीजेपी का मोमेंटम डेवलप ही नहीं हो रहा है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको बीजेपी सेंटर स्टेज से बोले और पूरे हरियाणा में जिसका असर हो। एक भी मुद्दा ऐसा बीजेपी क्रिएट नहीं कर पाई आज तक। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है, जबकि बीजेपी तो माहिर है नैरेटिव सेट करने में। बीजेपी के बारे में तो सब लोग बोलते हैं कि वो नैरेटिव सेट करती है और ऊपर से फिर कंगना रनौत है। कंगना रनौत का जो बयान है, कंगना रनौत का बयान कोई सर, कंगना रनौत कोई अभिनेत्री भर तो है नहीं सर, वो कोई पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। लेकिन उन्होंने माफी मांग ली कि मेरे विचार, मैं अब कार्यकर्ता हूं, मैं सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हूं, इसलिए मेरे विचार से अगर किसी को दुख हुआ तो माफी नहीं चाहती मांगे हूँ। से केवल खेद प्रकट किया है, हाँ, माफी तो खेद नहीं प्रकट मांगी, किया, चलिए। हाँ, खेद प्रकट किया है। और मैं सिर्फ इस बयान के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि कंगना रनौत लॉ मेकर हैं और लॉ की ही बात की है उन्होंने। सरकार चाहे बिल लेके आए चाहे ना लेके आए, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल तो इंट्रोड्यूस कर ही सकती है कंगना, सरकार की जरूरत नहीं है उनसे उनको पूछने की, वो तो कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। वो बात अलग है कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम सदन के पटल पर रखने का अख्तियार तो उनसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं तो वो तो मुझे लोगों लगता है कि ये कंगना जो कह रही हैं, ऐसा बीजेपी के बहुत सारे लोगों का कहना मानना है, लेकिन चुनाव के समय में बीजेपी ये रिस्क नहीं ले सकती है कि कंगना ये बोल दे, वो वायरल हो जाए और उसके बाद गांव में लठ लेकर बहुत जगह किसान खड़े हो जाएं बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ। इसलिए कंगना को कहा गया कि आप खेद प्रकट करके अपने विचार या बयान वापस लो। मैं तो इसको यही देखता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। उसके बाद तो नंद किशोर गुर्जर का बयान भी कल ही आया, वो भी हाँ वायरल हो रहा हाँ, है। गुजर का भी बयान देख रहा हूँ। तो वो सब बिना पार्टी की सहमति के बयान तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये लोग तो 2-3 बार के विधायक हैं, कई बार जीत चुके हैं चुनाव और इनको पता है कि कितना सेंसिटिव इशू है। हरियाणा के बॉर्डर से लगा हुआ है उनका इलाका, जो गाजियाबाद का नहीं इलाका नहीं, जहाँ से आपको शायद याद होगा, मैं तो उस आंदोलन के समय गाजीपुर बॉर्डर पर था और नंदकिशोर गुर्जर बहुत सारे लोगों को लेकर अपने बिल्कुल समर्थकों बिल्कुल के साथ 28 जनवरी को आ गए थे। टिकैत के जब वाले जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी की पटकथा लिखी गई थी और नारे लग रहे थे वहां, गुर्जर के समर्थक नारे लगा रहे थे नंदकिशोर गुर्जर के, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो बिल्कुल माहौल भी उस समय बना था। खैर, इसको कुछ और कहना चाहते हैं, फिर खत्म करूंगा एक सवाल के साथ। रविंद्र जी शेरवान, हेमंत अत्री साहब। अजीत जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात रह गई जो आपने अभी सवाल पूछा साथी से, जो आपने कहा कि मोदी से नाराजगी का कारण। बेसिकली क्या है अजीत जी, हरियाणा के अंदर इस चुनाव में, इससे पहले लोकसभा चुनाव में आपने मनोहर लाल खट्टर से आम आदमी की निराशा और नाराजगी देखी लगातार। अब जो हरियाणा में जो नैरेटिव बन रहा है ना कि मोदी जी की जनसभाओं को रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण एक और है। आप तमाम लोगों से बात करेंगे पता लगेगा आपको फील्ड में। वो ये कहते हैं कि साहब मनोहर लाल तो कुछ थे ही नहीं, मनोहर लाल को तो हमारे ऊपर थोपा ही मोदी ने, और तमाम नाकामियों के बावजूद उनको 9.5 साल तक हमारे कंधे पर डाल के रखा। तो इसलिए जितनी नाराजगी थी वो मनोहर लाल जी के प्रति, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट अब मोदी जी की रैलियों में और उनको भीड़ को लेकर के जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो एक नाराजगी का एक वो बड़ा फैक्टर है। वो आप हर जगह आप उसको ऑब्जर्व भी करेंगे जब आप फील्ड में जाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह शेरवान और हेमंत अत्री साहब। मैं जींद में हूँ, अब देखता हूँ, आज कुछ इलाके में जाऊंगा, फिर हिसार, सिरसा और बाकी इलाकों में भी, और जहाँ जैसा माहौल दिखेगा हमारे यूट्यूब के जरिए आप देखते रहेंगे। और ये दो खास मेहमान, अक्सर इनसे हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।